पाखंडी रहे छाँव में, धूप में जली हम, जलपान करी नेता, भुगतान करी हम। भारत के किसानन का दुर्भाग तनिक देखो, गेहूं को धरे दिल्ली और भूसा को धरी हम। रफीक शदानी अवधि के एक कवि, उनकी ये चार पंक्तियां किसान के उस दर्द और पीड़ा को समेटती हैं जब किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है। क्या है किसान की फसलों से संबंधित उचित मूल्य के कुछ कंसेप्ट्स, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अपने इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड सीरीज में आज हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विथ आवर डिस्कशन ऑन व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय minimum support price, how it is determined, who determines it, what are the farmer issues revolving around so-called minimum support price। हम बात शुरू करते हैं। इस बात को शुरू करने से पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि ये है क्या और इसे लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, कृषि एक अत्यधिक रिस्क का बिजनेस है और लंबी अवधि का बिजनेस है। लंबी अवधि क्यों? क्योंकि आज जब कृषि में पैसा लगाएंगे तो अगली आमदनी आपको 6 महीने बाद होगी। उदाहरण के तौर पर अगर आज किराने की दुकान खोलेंगे तो कल से आमदनी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आज कृषि में पैसा लगाएंगे, आज बीज बोएंगे तो 6 महीने तक जेब से खर्चा करना है आपको। कैसे? दिहाड़ी मजदूरी देना है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स पर खर्चा करना है, घर के कंजम्पशन के खर्चे चलाने हैं, एक्सेट्रा। 6 महीने बाद जब फसल कटेगी, सारी रिस्क को झेलते हुए, मौसम की रिस्क हो, जानवरों की रिस्क हो, पेस्ट की रिस्क हो, क्लाइमेट चेंज की रिस्क हो या फिर मार्केट की रिस्क हो, इन सब रिस्क को झेलते हुए जब फसल कटेगी और बाजार में बिकने आएगी, तब जाकर किसान की जेब में पैसा पहुंचेगा। इसलिए हमने कहा कि कृषि एक लंबी अवधि का बिजनेस है। इतने रिस्की और लंबी अवधि के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार की सहायता मौजूद हो। ऐसी ही एक सहायता सरकार प्रदान करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में। कैसे समझते हैं? बोनी से पहले मतलब कि जब किसान बीज बोते हैं, खरीफ का उदाहरण लूँ, खरीफ के सीज़न का उदाहरण लूँ, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन महीनों में जब फसल होती है उसकी बोनी आमतौर पर जून के पहले हफ्ते में होती है। जब किसान जून के पहले हफ्ते में बोनी करते हैं तो उसके करीब 15 दिन पहले, 15 मई से 20 मई के आसपास, केंद्र सरकार करीब 23 फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य अनाउंस करती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब किसानों को सरकार आश्वासन देती है कि आप गेहूं बोइए, या खरीफ में तो आप चावल बोएंगे पर रबी में आप गेहूं बोएंगे, या फिर खरीफ में आपसे तुअर की दाल, उड़द की दाल बोएंगे, सोयाबीन बोएंगे, एक्सेट्रा। आप जो फसलें बो रहे हैं, आप जो अनाज बो रहे हैं, आप जो तिलहन और दालें बो रहे हैं, इस पर हम आश्वासन दे रहे हैं, ऐसा सरकार कहेगी, हम आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपकी फसल को कम से कम इस भाव पर खरीदेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उदाहरण के तौर पर अगर आप चावल की खेती कर रहे हैं तो सरकार चावल पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करेगी और कहेगी कि आपका 100 किलो चावल हम कम से कम 2500 रुपए पर खरीदेंगे। कब? जब फसल कटने को आएगी बाजार में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उस वक्त बाजार में भाव 2000 हो जाए चावल का, 100 किलो का, लेकिन हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम कम से कम 2500 रुपए किलो पर खरीदेंगे हर क्विंटल ऑफ चावल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? बाजार का भाव चाहे ऊंचा चला जाए, बाजार का भाव चाहे नीचा चला जाए, गवर्नमेंट इज ऑफरिंग अ सॉर्ट ऑफ मिनिमम कुशन कि यार चाहे जो बाजार का भाव हो, हम तुमसे इस भाव पर खरीदेंगे। इसका नतीजा ये होता है कि किसान की एक रिस्क, कम से कम प्राइसिंग से संबंधित रिस्क, कम हो जाती है। इसी को हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बाजार भाव नहीं है। बाजार में प्राइवेट व्यापारी चाहे तो चावल को 3000 रुपए किलो पर खरीदे, चाहे तो 1000 रुपए किलो पर खरीदे,
लेकिन सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दिया है 2500, तो सरकार कम से कम इस भाव पर खरीदेगी, चाहे बाजार भाव जो हो सो हो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये किसानों को बाजार के फ्लक्चुएशन, बाजार के प्राइसिंग फ्लक्चुएशन से बचाता है, कुशन करता है। इससे उनकी रिस्क कम होती है और उन्हें खेती के व्यवसाय में बने रहने का एक इंसेंटिव मिलता है। ये डिटरमाइन कैसे होता है, कुछ इस पर भी बात करते हैं कि असल में एमएसपी डिटरमाइन कैसे होता है, कौन करता है, कौन इस पर निर्णय लेता है। तो एमएसपी निकालना किसी फसल के लिए कि कम से कम किस भाव पर सरकार खरीदे, ये एक टेक्निकल काम है। ये टेक्निकल काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर अटैच्ड एक ऑफिस, उसका नाम है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, CACP हम इसे कहते हैं। जो CACP है ये 1958 में बना था, लेकिन इसका नाम 1965 में बदल दिया गया और CACP रख दिया गया। आज भी CACP ही जमीनी स्तर पर जाएगा, अपने कैलकुलेशंस करेगा कि एक फसल को उगाने में, उसे कल्टीवेट करने में किसान को औसत खर्चा कितना आ रहा है, वो औसत खर्चा पता करेगा और ये केंद्र सरकार को बता देगा। कि उदाहरण दे रहा हूं मैं कि भाई चावल की फसल उगाने में किसान को, हर 100 किलो की फसल उगाने में किसान को लगभग 1600 रुपए का खर्चा आता है। फाइन, अब इसके ऊपर केंद्र सरकार निर्णय लेगी, केंद्र सरकार की कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये निर्णय लेगी कि यार किसान को लागत 1600 रुपए आ रही है, हम कितना उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दें। फिलहाल केंद्र सरकार की नीति है कि लागत का 50% मुनाफा देना है किसानों को। तो लागत 1600 रुपए की है, इसका 50% 800 रुपए, मतलब एमएसपी हो गया 1600 प्लस 800, 2400 रुपए केंद्र सरकार की कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एमएसपी अनाउंस करेगी। अब केंद्र सरकार में जो निर्णय लिया एमएसपी का, वो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया, लेकिन एमएसपी रिकमेंड कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग ने करा। केंद्र सरकार जैसे ही यह निर्णय लेगी कि हम चावल की फसल पर 2400 रुपए का एमएसपी देंगे, इसका यह मतलब कि जब चावल की कटाई होगी, पैडी कल्टीवेशन होगा, तब केंद्र सरकार जाएगी और किसानों की मंडियों में कैंप लगाएगी, वहां पर लगभग 2400 रुपए क्विंटल से चावल खरीदेगी। लेकिन अब केंद्र सरकार में कौन जाएगा? प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री तो नहीं जा सकते ना। तो वी हैव अ डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, established under FCI Act 1964, which started functioning from 1965. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया APMC कृषि उपज मंडियों में जाकर कैंप लगाती है और इस अनाज को खरीदती है। तो हमने जिन बॉडीज की बात करी वो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CACP और FCI। किसानों का आपने कई बार एजिटेशन देखा होगा, उनका आपने प्रदर्शन देखा होगा, वो MSP बढ़ाने की बात करते हैं। यही वो MSP है जिसको वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड के पीछे बड़े टेक्निकल पहलू हैं, कुछ उन्हें भी हम समझते हैं। असल में व्हाट फार्मर्स आर डिमांडिंग कि जो MSP निकाला जाता है वो लागत प्लस 50% के फॉर्मूले से निकाला जाता है। लेट मी राइट इट डाउन हियर। कॉस्ट प्लस कॉस्ट बाय 2, यही प्रॉफिट हो गया, मुनाफा। कॉस्ट बाय 2, 50% का प्रॉफिट, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू MSP। ये केंद्र सरकार की फिलहाल नीति है। अब सारा खेल ये कॉस्ट का है कि MSP में कॉस्टिंग क्या ली जा रही है। तो जो CACP है वो 3 प्रकार से कॉस्टिंग निकालती है। जो 3 प्रकार है उसे हम समझते हैं। एक प्रकार है कॉस्टिंग का A2 प्रकार। A2 प्रकार की कॉस्टिंग मतलब CACP वाले सिर्फ वही लागत लेंगे जो जेब से खर्चा हो रही है। मतलब किसान जेब से
दिहाड़ी मजदूरी दे रहा है, किसान जेब से फर्टिलाइजर खरीद रहा है, जेब से भूमि का किराया दे रहा है, जेब से बिजली का खर्चा दे रहा है। यही कॉस्टिंग मानी जाएगी। इसी कॉस्टिंग पर 50% मुनाफा ऑफर होगा। इसे हम कहते हैं A2 तरीका एमएसपी निकालने का। एक दूसरा तरीका है A2 प्लस FL। FL का मतलब होता है इम्प्यूटेड फैमिली लेबर। इसमें A2 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, जो भी जेब से खर्चे हो रहे हैं वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। दूसरा इम्प्यूटेड फैमिली लेबर भी इंक्लूड हो जाएगा। इम्प्यूटेड फैमिली लेबर का मतलब द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब? उदाहरण के तौर पर एक खेत पर एक परिवार काम कर रहा है, सब उसी खेत के मालिक हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं। अब जब शाम होगी तो जो खेत का मुखिया है वो अपने परिवार के लोगों को तो दिहाड़ी मजदूरी नहीं देगा ना। लेकिन ये परिवार के लोग अगर इसी खेत पर काम नहीं कर रहे होते और किसी दूसरे खेत पर काम कर रहे होते तो कुछ दिहाड़ी मजदूरी कमाते, लेकिन अभी तो उन्होंने नहीं कमाई है। ये जो दिहाड़ी मजदूरी नहीं कमा पाए हैं, इसी मजदूरी को, इसी कॉस्टिंग को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द अपॉर्चुनिटी फोरगॉन। उसकी लागत कितनी रही? उसकी लागत से 500 रुपए पर हेड रही। CACP जब दूसरे तरीके से MSP निकालेगा, जब CACP जब दूसरे तरीके से कॉस्टिंग निकालेगा, वो A2 प्लस FL होगा और उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर भी इंक्लूड करेगा। वो 500 रुपए भी इंक्लूड करेगा फसल की लागत में, जो परिवार के लोग कमा सकते थे पर नहीं कमा पाए हैं। इसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर भी इंक्लूड करेगा अगर MSP निकालने का तरीका A2 प्लस FL है। तो एक तीसरा तरीका है MSP निकालने का, उसे हम कहते हैं C2 तरीका, कॉम्प्रिहेंसिव तरीका। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके में A2 तो होता ही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर तो होती ही है, साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होता है। इसका मतलब कि अगर मैं खुद की ही भूमि पर खेती कर रहा हूं तो मैं किराया नहीं दे रहा हूं ना किसी को, फाइन। लेकिन अगर मैं खुद की ही भूमि पर खेती कर रहा हूं और अगर नहीं करता और किसी को किराए पर देता तो वो किराया की राशि में कमाता, पर अभी तो नहीं कमा रहा हूं, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट हो गया। ऐसे ही मैंने 6 महीने की खेती करने पर 50,000 रुपए खर्चा कर दिए। अगर ये 50,000 रुपए खर्चा नहीं करता, बैंक में रखता, तो करीब करीब 4,000 रुपए का ब्याज कमाता। तो ये 4,000 रुपए का ब्याज अभी तो नहीं कमा पा रहा हूं, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। जो C2 तरीका है उसमें A2 जेब से हुए खर्चे इंक्लूड होंगे, फैमिली लेबर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड होगी, कैपिटल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड होगी और लैंड की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड होगी। तो आपकी लागत वाकई में बढ़ जाएगी। आपकी लागत बढ़ेगी तो लागत का 50% ही मुनाफा है, वो भी बढ़ेगा और इस कारण से आपका MSP भी बहुत ऊंचा जाएगा। फिलहाल CACP जो ऑफिशियल तरीका अपनाता है फसलों की लागत निकालने के लिए, वो A2 नहीं है, वो C2 नहीं है, वो है A2 प्लस FL। This is the official way of calculating cost for a crop for the purpose of calculating minimum support price. I hope you got this concept. किसानों का जो एजिटेशन आप आपके आसपास देखते हैं वो किस मामले में है? वो इस मामले में है कि MSP बढ़ाओ, लेकिन बहुत टेक्निकल डिमांड है। MSP बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ? जो तुम लागत A2 प्लस FL ले रहे हो MSP निकालने के लिए, उसको ना लेते हुए तुम लागत क्या लो? C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट को लागत के तौर पर लो, उस पर 50% मुनाफा जोड़ो और हमें MSP के तौर पर दो। इनफैक्ट दिस फार्मर्स डिमांड वॉज ऑल्सो बैक्ड बाय, ये जो फार्मर्स की डिमांड है इसको एक और जगह से समर्थन मिला था, बहुत पुख्ता जगह से। वो पुख्ता जगह है MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। इनकी अध्यक्षता में वी हैड नेशनल फार्मर कमीशन। उसने भी यही रिकमेंड करा है कि C2 कॉस्टिंग के ऊपर 50% मुनाफा दो और उसे ही MSP बनाकर किसान तक पहुंचाऊं। दिस वॉज द रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन हेडेड नेशनल फार्मर
कमीशन। लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? सरकार कह रही है कि ये समस्याएं हैं। मैं बीच में खड़ा हूं तो शायद आपको पूरी तरीके से दिख ना पाए, लेकिन मैं सारी चीजें समझा देता हूं। पहली बात जो सरकार कह रही है कि अगर C2 तरीके से लागत निकाली गई और उस पर 50% मुनाफा जोड़ा गया, ये तो हमारी लागत को, हमारे खर्चों को बहुत बढ़ा देगा। हमें बहुत बड़े अमाउंट का MSP देना पड़ेगा। इससे सरकारी खजाना ड्विंडल होगा, खत्म होगा, कमजोर होगा, कम होगा। इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगेगा। दूसरा, जब MSP इतना ऊंचा होगा कि C2 कॉस्ट पे निकाला गया है, तो इस कारण से अनाज के दाम भी बाजार में बढ़ जाएंगे और इस कारण से महंगाई हो जाएगी। तीसरी बात केंद्र सरकार कहती है कि जब MSP C2 कॉस्ट पे निकाला जाएगा तो ये WTO के नियमों का भी उल्लंघन होगा, क्योंकि ये एक प्रकार की सब्सिडी होगी और सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर करके विदेश में एक्सपोर्ट करना अनाज को, ये WTO के नियम सम्मत काम नहीं है। तीसरी परेशानी केंद्र सरकार ने जो दी है कि हम क्यों MSP को C2 आधार पर नहीं निकाल सकते, वो ये है कि आप MSP निकाल कैसे रहे हैं? प्रमुखतः आप खर्चों के आधार पर निकाल रहे हैं कि खर्चे कितने हो रहे हैं किसान को। आप डिमांड के एस्पेक्ट को तो कम कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। किसी भी वस्तु का भाव दो चीजों से निर्भर होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई। लेकिन जो प्रीडोमिनेंट फैक्टर MSP निकालने में है वो क्या है? वो कॉस्टिंग है। तो यार अगर मैं कॉस्टिंग बढ़ा दूं तो MSP बढ़ जाएगा। मतलब MSP जब C2 पर निकालूंगा तो किसानों को तो और इंसेंटिव होगा कि अपनी वो कॉस्टिंग बढ़ा दें, ज्यादा खर्चा बिजली पर करें, ज्यादा खर्चा फर्टिलाइजर पर करें। क्यों? जब ज्यादा खर्चा करेंगे तो कॉस्टिंग बढ़ेगी तो MSP बढ़ेगा, MSP बढ़ेगा तो मुनाफा बढ़ेगा। ये तो एब्सर्ड इकोनॉमिक प्रिंसिपल लागू हो जाएगा कि लागत बढ़ाते जाओ और ज्यादा MSP सरकार से लेते जाओ। हमें जरूरी है कि हम MSP के फैक्टर में एक प्रोमिनेंट पैरामीटर डिमांड का भी इंक्लूड करें, ताकि एक रेशनल MSP, एक तर्क संगत MSP निकल पाए। ये 4-5 कंस्ट्रेंट्स केंद्र सरकार ने दिए हैं कि क्यों वो C2 लागत पर MSP नहीं निकालती है। फिलहाल जो MSP अनाउंस हो रहा है वो खरीफ और रबी, खरीफ की फसल मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर वाली, रबी की फसल मतलब नवंबर से मार्च वाली, दोनों फसलों पर ऑफर होता है। मैं एक बार एक लिस्ट डिस्प्ले करना चाहूँगा कि MSP किन 23 क्रॉप्स पर CACP रिकमेंड करता है। 7 तो अनाज हैं, चावल, गेहूं, मक्का, सोरघम मतलब ज्वार, पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, और बार्ले मतलब जौ होता है, और रागी मतलब फिंगर मिलेट। 5 दालें हैं, चने की दाल, ग्राम, तुअर, मूंग, उड़द, लेंटिल मतलब मसूर की दाल। 7 ऑयल सीड्स हैं, 7 तिलहन है जिस पर MSP अनाउंस होता है, मूंगफली, रेप सीड, मस्टर्ड, सरसों, सोयाबीन, सेफ्लावर, सनफ्लावर, नाइजर सीड, सिसमम मतलब तिल। 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, खोपरा, गन्ना, कॉटन और जूट। गन्ने पर टेक्निकली MSP अनाउंस ना होकर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस अनाउंस होता है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस MSP से थोड़ा अलग है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस वो मिनिमम भाव है जिस पर चीनी मिलों को गन्ना खरीदना है। MSP वो मिनिमम प्राइस है जिस पर केंद्र सरकार अनाज खरीदेगी किसानों से, तिलहन या दाल खरीदेगी किसानों से। MSP मार्केट भाव नहीं है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को आदेश नहीं है, लेकिन FRP प्राइवेट चीनी मिलों को भी आदेश है कि तुम गन्ना इस दाम से कम पर गन्ना किसानों से नहीं खरीदोगे। दिस इज FRP. इट इज रिलेटेड टू MSP बट नॉट एग्जैक्टली MSP. तो इन मुद्दों पर केंद्र सरकार, इन अनाज, इन तिलहन और इन दालों पर केंद्र सरकार MSP अनाउंस करती है। खर्चा बहुत ज्यादा है, क्या करा जाए? C2 लागत पर तो इन सब पर MSP देना बहुत बड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। What is the solution? So let us look into what should be the way forward. कुछ रिपोर्ट्स हैं, वहां से हमने एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं कि MSP के लिए भविष्य में क्या करना चाहिए। द वे फॉरवर्ड, सरकार भावांतर को
इम्प्लीमेंट कर सकती है। मध्य प्रदेश ने ये योजना इम्प्लीमेंट करी थी, भावांतर योजना, विच वॉज अ बिग सक्सेस। यही सेंटर के लेवल पर पूरे देश में इम्प्लीमेंट करी जा सकती है। किसानों को पूरा एमएसपी पे करने के बजाय ये कहा जाए कि आप बाजार भाव से प्राइवेट मार्केट में अनाज बेच दीजिए, एमएसपी और आपके भाव में जो भी अंतर आएगा वो केंद्र सरकार आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगी। इसी योजना को हम कहते हैं प्राइस डिफरेंशियल पेमेंट्स। दूसरी चीज, किसानों की रिस्क कम करने के लिए फसल का बीमा ऑफर करना चाहिए, जहां तक संभव हो गांव की तहसील से लेकर अंतिम ग्राम तक। इससे जो रिस्क फैक्टर है वो कम होगा, खास तौर पर प्रोडक्शन से रिलेटेड रिस्क। और रिस्क फैक्टर ही तो कम करने के लिए हम एमएसपी जैसी योजना लेकर आए हैं। ऑफ कोर्स फसल बीमा योजना एमएसपी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, लेकिन किसानों की रिस्क कम करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी एमएसपी को लेकर कि क्या हल है, क्या समस्याएं हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड में हम और मुद्दों को लेकर आपसे आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।